यस, एम आई ऑडिबल? ओके, आज हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट का फास्ट रिवीजन करेंगे. नाउ लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. जब हम रिवीजन क्लास कर रहे होते हैं और इस वीडियो को कोई देख रहा होता है, इट इज एन अजम्पशन दैट यू हैव स्टडीड इन योर वे द जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्योंकि मैं सिर्फ फाइन पॉइंट्स पर हैमर करूंगा ताकि जो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ड्राई टॉपिक है, जो आपको समेटने में, कंप्रेस करने में टाइम लग जाता है, अब यहां पर टाइम नहीं लगे. सो लुक एट द वर्ड्स. जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो वर्ड, ये जो एक्ट है, इसको पॉपुलरली एक और नाम से बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द इंटरप्रिटेशन एक्ट. बिकॉज इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका एक ये भी है कि ये इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है. एज यू सी ऑन द स्क्रीन, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, जो हर एक्ट में अलग अलग दिए रहेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे बाकी सेंट्रल एक्ट्स. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स यूज्ड इन वेरियस एक्ट्स. नंबर 2, इट डिफाइंस वेरियस वर्ड्स, जो हर सेंट्रल एक्ट में यूज होते हैं कुछ कुछ वर्ड्स, और जब कोई स्पेसिफिक एक्ट के अंदर उस वर्ड का मीनिंग नहीं दिया होता है, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर कर सकते हैं. सो बेसिकली इट, सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं इसका, इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ वेरियस सेंट्रल एक्ट्स बाय पुटिंग द डेफिनेशंस इन वन सेंट्रल एक्ट इन अ यूनिफॉर्म मैनर. तो दो ऑब्जेक्टिव, द जनरल क्लॉजेज एक्ट हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट्स यूज करते हैं, हेल्प करते हैं. सेकेंड, इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ वेरियस सेंट्रल एक्ट्स. एंड हाउ डज इट शॉर्टन, वो भी समझाओगे. इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ वेरियस सेंट्रल एक्ट्स बाय डिफाइनिंग सम words which are used commonly in various central acts. और अगर इस एक्ट का नाम देखो आप, 1897, अब ये बोलते ही आपके मन में ख्याल आता है, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1872 में हुआ था. एनआई एक्ट 1881, इंडियन पीनल कोड 1860. सर क्या ये वाला जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इनको भी अप्लाई करता है क्या, जिन एक्ट्स के बारे में आप बोल रहे हैं? तो एक चीज बता दूं, समझा दूं फिर से आपको. क्या समझा दूं? दैट जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में कंसोलिडेट हुआ था, पुराने जनरल क्लॉजेज एक्ट को कंसोलिडेट करा था. 1868 में भी था, 1887 में भी था. तो यानी कि पार्शियली कवर्ड है, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एनआई एक्ट जो कि 1897 के पहले वाले, वो भी पार्शियली कवर्ड है. बट इंडियन पीनल कोड जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है. क्यों कवर्ड नहीं है, आपको रीजन पता चल गया होगा. ये तो 1868 का है. सो इंडियन पीनल कोड इज नॉट कवर्ड. याद रखिएगा इस चीज को. ओके, नाउ लुक हियर. इतना कुछ हम लोग देख रहे थे एंड बहुत कुछ हमें दिखने लगा है यहां पर. अब कई ऐसे टर्मिनोलॉजीज यहां डिफाइन हुए हैं जो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले वीडियो में भी देखेंगे अगर नहीं हुआ हुआ है. प्रीएम्बल, सेम थिंग्स, डेफिनेशंस, मीन्स का मतलब क्या है, इंक्लूड्स का मतलब क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स. शैल एंड मे के बीच में क्या डिफरेंस है, सर ये आप क्यों नहीं बता रहे, रिवीजन है, और मैंने ये ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन के रिवीजन में बता रखा है आपको. यूजुअली व्हाट हैपेंस, सारे डेफिनेशंस सेक्शन 2 में दिए रहते हैं, पर जनरल क्लॉजेज एक्ट के जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 3 में दिए हुए हैं. ये बहुत अजीब बात है देखने को. तो डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कराऊंगा. फॉर एग्जांपल, I would like to do with you section number 5 first of all. कि जब कोई सेंट्रल एक्ट बनता है तो यूजुअली उसमें एक डेट लिखा रहता है कि फ्रॉम विच डेट दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स. इट्स रिटन इन द एक्ट. बट व्हेन अ सेंट्रल एक्ट, इंग्लिश दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे अंडरलाइनिंग की. लैंग्वेज देखो जो आपको याद करना होगा थोड़े से. जनरल क्लॉजेज एक्ट की लैंग्वेज थोड़े से हैवी होते हैं. सी, कंपनी लॉ पढ़ना बहुत इजी है, वहां बहुत सिंपल पॉइंट्स है. आर्टिकल शुड प्रोवाइड, एसआर शुड बी पास, दिस फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी. उसकी प्रिपरेशन बहुत अलग होती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जो बहुत काम आने वाले चीजें, थोड़ा मेहनत करना होगा. तो लैंग्वेज वापस सुनो, ये आपके पास है क्या? व्हेन एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट, ओके, it shall be implemented on the day on which it receives the assent of president. अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, it shall be implemented on the day on which it receives the assent of the president. Okay,
पर आपको शायद पता होगा प्रेसिडेंट कई बार असेंट दे देते हैं, पर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इज द एक्चुअल डेट व्हेन इट एक्चुअली कम्स इनटू फोर्स। यानी कि प्रेसिडेंट के असेंट के बाद पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, और ऑफिशियल गैजेट में कई बार हो सकता है दूसरा तारीख मेंशन्ड हो, पब्लिश आज हो रहा है सपोज 1 जनवरी को, पर उसमें लिखा रहेगा इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखनी पड़ती है। तो व्हेन अ सेंट्रल एक्ट मेंशन्स अ पर्टिकुलर डेट, then the effective date is actually on the midnight of that specified day. Language mila? Yeah, this is all of us know about it. But if the act has not mentioned a date, तो law में पहले लिखा था जिस दिन president की हाँ मिल जाए, but practically what happens when the assent of the president is obtained and it is published in the official gazette? That is also very important. तो इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल यहां दिया है कि आखिर ऑफिशियल गैजेट में भी तारीख लिखा रहता है कि वो कब से इनफोर्स में आएगा। कंपनीज एक्ट के केस में भी आप देखोगे कई सेक्शंस अगस्त सितंबर 2013 से पिक्चर में आए थे, कई सेक्शंस 2014 से पिक्चर में आए थे, कई और बाद में आए थे। तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। प्रेसिडेंट ने तो एक्ट को असेंट दे दिया था, बट द एक्ट डिड नॉट कम इनटू फोर्स एट वन शॉट। उसी तरह यहां सेबी का भी एक एग्जाम्पल दिया था जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक शब्द है जो मैंने कई बार आपके संग डिस्कशन किया है, रिपील, मतलब जड़ सहित टोटली उखाड़ कर फेंक दीजिए, एज इफ कि वो चीज कभी थी नहीं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है। और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, पूरा एक्ट रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ प्रोविजन आपके क्या हो गए हैं, आप डिलीट कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस where any central act repeals any other previous central act, तो उस रिपील के कारण आपका इसके पहले वाला जिसको आपने रिपील किया है, सपोज आपने कंपनीज एक्ट 2013 लाया तो कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुआ, तो उस 1956 को आपने रिपील किया है तो इट विल नॉट रिवाइव द प्रीवियस कंपनी लॉ जो 1913 वाला रिपील वापस एक्टिव नहीं हो जाएगा। तो व्हेन अ सेंट्रल एक्ट repeals any act, the repeal से क्या क्या फर्क नहीं आएगा, it will not revive anything which has already been repealed, it will not affect any claims under the old law, it will not affect any punishments under the old law, it will not affect any inquiry investigation which has been initiated under the old law। मतलब क्या है, सपोज आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए थे, एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कुछ फाइन लगा है, पर वो एक्ट रिपील हो गया, डायरेक्टर बल्ले बल्ले करने लगा, वाओ मैं तो बच गया। पर यही लाइन है, रिपील विल नॉट अफेक्ट द पनिशमेंट ऑलरेडी इंपोज्ड अंडर द कंपनी लॉ, वो चालू रहेगा। एक्ट 1956 वाला रिपील हुआ है, पर आपकी वो पनिशमेंट जो डिसाइडेड थी वो चालू रहेगी। कोई केस अगर चल रहा था तो वो अब चालू रहेगा नए वाले कंपनी लॉ में, हो सकता है प्रोसीड्यूर चेंज हो जाए। तो ये लैंग्वेजेस ये लर्न करना होगा। रिपील विल नॉट अफेक्ट द punishments imposed under old law, it will not affect any inquiry imposed under old law। लैंग्वेज मिल रहा है। या अगर आपको कोई केस, आप सपोज एनआई एक्ट आज के दिन 1881 एंड एनआई एक्ट में आप एनआई एक्ट के अंदर आपको चेक डिसऑनर का केस जीते हैं और कल को एनआई एक्ट रद्द हो जाए तो आपका जो डिसीजन आएगा, आपको कोई केस जीते हैं, आपका कोई राइट है किसी के अगेंस्ट में, तो राइट खत्म नहीं हुआ है, तो इट विल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम्स अंडर द ओल्ड लॉ। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि रिपील से क्या क्या चीजों पर प्रभाव नहीं आएगा। तो ये चीजें मैंने यहां पर भी आपको पहले भी दिखाई थी। आई विल जस्ट शो इट टू यू समथिंग अगेन, जस्ट अ सेकेंड। द जनरल क्लॉज एक्ट का एक पीपीटी था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस दौरान पहले का रिवाइज कर लीजिए आप लोग, जस्ट रिवाइज फॉर 30 seconds। आई एम सर्चिंग दैट पीपीटी। रिवाइज इट प्लीज कि रिपील से क्या क्या चीज पर फर्क नहीं आएगा, एक बार चेक कर लीजिए जरूर से। यस, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Oh wow, this is better। सब चीज दिख रहा है। रिपील will not revive, repeal will not affect the prior management of old law।
Repeal will not affect the claims under the old law. Repeal will not affect the penalty under the old law. It will not affect the inquiry जो पुराने के अंदर शुरू हो गया वो रहेगा. और रिपील एंड ओमिशन का फर्क आपको मैंने यहां पर दिखाया, आपने देखा अभी. एंड और जो केस कंप्लीट भी हो गया उसको रीओपन नहीं किया जाएगा. हाँ, कोई पेंडिंग मैटर्स है वो हो सकता है नए प्रोसीड्यूर के अंदर चले. एंड रिपील इज नॉट ऑटोमेटिक. अपने आप रिपील नहीं होता. आपको अपने या तो नए एक्ट में लिखना होगा पुराना रिपील हो रहा है, या एक अलग से नोटिफिकेशन लाना होगा कि पुराना लॉ हट रहा है. रिपील इज नॉट ऑटोमेटिक. उसी तरह एक सेक्शन 6A है. चलिए अब हम लोग वो देखते हैं. सेक्शन 6A, उसके लिए पहले मैं चाहूंगा आप ये चीज देखा है. दिस आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू. श्योर? ओके, वेरी गुड. नाउ 6A को समझने के लिए मैं फुल पेज कर देता हूं. आप एक बार रीड करिए. थोड़ा सा ये समझ के रखिए बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग इट. एक सेंट्रल एक्ट है, एनआई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट. उसने एनआई एक्ट में चेंजेस लाया. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं ना, जब अपना मेन काम कर देता है ओरिजिनल एक्ट में, एज यू सी द स्क्रीन, ओरिजिनल एनआई एक्ट में उसने चेंजेस डाल दिया अमेंडमेंट एक्ट ने. ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन. उसने ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट्स डाल दिया ओरिजिनल वाले में. फिर ये अमेंडमेंट एक्ट का तो काम खत्म है, तो अ सेंट्रल एक्ट आएगा जिसका नाम होगा अमेंडमेंट एक्ट को हटाने का. बिकॉज अमेंडमेंट एक्ट का काम था ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट डालना, उसने डाल दिया. तो अब जब वो सेंट्रल एक्ट रिपील करेगा अमेंडमेंट एक्ट को, तो लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे वो एनआई एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट ही रिपील हो गया तो अमेंडमेंट्स जो आए थे वो खत्म हो गया. नो नो नो. इसका बेस्ट एग्जांपल है ये एग्जांपल अभी जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं. ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट्स आए हुए हैं. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. यू कैन कॉपी दिस. अमेंडमेंट्स ओरिजिनल एक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं अमेंडमेंट्स, फिर उस अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर देते हैं, उसका काम खत्म हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाए हुए अमेंडमेंट्स भी खत्म हो गए. When a central act repeals another central act, lines दिख रहा है, it does not affect the validity of the amendments brought in the original central act. Wonderful, short, crisp and correct. A central act मतलब ये जो central act repeal कर रहा है another central act, that is amendment act. तो it doesn't revive, it doesn't invalidate the amendments. आपके amendments valid हैं जो लाए गए थे. आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो फिर से. कई बार एक 6A था, नंबर्स थोड़े से पॉपुलर हैं, 6 and 6A, यू मस्ट रिमेंबर. सेक्शन 7 कि कई बार ओल्ड एक्ट के अंदर कुछ कुछ पुराने प्रीवियस एनैक्टमेंट्स को रखते हैं हम लोग कुछ साल तक. एक्सप्रेसली लिखते हैं दैट सम पोर्शंस ऑफ द ओल्ड एक्ट विल स्टिल कंटिन्यू टू अप्लाई. Expressly state that some portions of old act will still continue to apply. Yes, so आपने पढ़ा ये चीज. कभी कभी इन लोग कुछ पुराने सेक्शंस को भी जिंदा रखते हैं, but it has to be expressly stated. जैसे कंपनीज एक्ट में प्रोड्यूसर कंपनी वाइंडिंग अप के पुराने सेक्शंस भी चल रहे थे, बिकॉज वो एनसीएलटी को बनने में देरी था वाइंडिंग अप के लिए. एंड प्रोड्यूसर कंपनी में जब तक नए कंपनीज एक्ट में प्रोड्यूसर कंपनी टाइप का प्रोविजंस नहीं आया था, दैट वाज कंटिन्यूइंग. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ सेक्शन 8 क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनो. व्हाट इज सेक्शन 8 अबाउट? सेक्शन 8 पढ़ने का बेस्ट तरीका होगा ये. नाउ कई बार हम लोग कोई एक्ट पढ़ते हैं और उस एक्ट के अंदर, मैं अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, इनकम टैक्स आने के बाद भी कई जगह लिखा था डिमर्जर मींस डिमर्जर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 391 टू 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. जबकि कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था. तो अगर किसी सेंट्रल एक्ट में रेफरेंस दिया जा रहा है ओल्ड लॉ के प्रति, रिपील्ड लॉ के प्रति, 1956 को रेफर कर रहा था इनकम टैक्स एक्ट, बट एनी रेफरेंस इन द सेंट्रल एक्ट टू अ रिपील्ड एनैक्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस टू द न्यू लॉ. मतलब सर बहुत भारी बोल दिए, बहुत इजी है, बुक का लैंग्वेज तो और टफ था.
यानी कि अब जो लिखा भी 1956 वाला डीमर्जर, तो इट विल ऑटोमेटिकली मीन्स डीमर्जर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो any reference in a central act to a repealed enactment will be interpreted as a reference to the new sections of the new act. Easy language अगर बोलूं तो. सर मुझे ये भी भारी लग रहा है आपका सिंप्लीफाइड वर्जन, पॉज करके सुनना, काफी इजी किया हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज. ओके, तो हम लोग सेक्शन 8 भी देखे अभी अभी. नाउ व्हाट इज सर सेक्शन 9? सेक्शन 9 क्या बताता है? दैट व्हेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, जब लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें जब भी जैसे हम लोग लॉ में बोलते हैं ना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, dividend should be paid, and if it is not paid within 30 days, then within 7 days from the expiry of 30 days, you transfer the dividend to an unpaid dividend account. ऐसा बोलते हैं ना कई बार, within so many days from. तो बोलते हैं when we are calculating days, exclude the first in a series of days and include the last. So what is this exclude the first? सपोज एग्जाम्पल लो, 27 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 27 सितंबर को. ओके सर, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो आप क्या गलती कर सकते हैं? सर 27 सितंबर फर्स्ट डे, 28 सितंबर सेकेंड डे. लॉ क्लियरली बोल दिया है आप फर्स्ट डे यानी 27 सितंबर को फर्स्ट डे नहीं पकड़ोगे, 28 तारीख से आपका फर्स्ट डे कैलकुलेट होगा. यानी 28 सितंबर से फर्स्ट डे है और तुम्हारा 30th डे आप देखोगे 28 अक्टूबर को आ रहा है. अब 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है, तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज यू हैव टू ट्रांसफर इट. तो 28 अक्टूबर को मत पकड़ना फर्स्ट डे, क्योंकि 29 अक्टूबर विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट डे. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 3 नवंबर तक आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए. तो एक्सक्लूड द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज, including the last in a series of days. ये सब दिख रहे हैं आपको. So this is considered as basically calculation of the number of days in a series. उसी तरह लिखा हुआ है यहां पर कि अगर कोई लास्ट डे होता है किसी कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का या आपका प्रस्तुत होने का, एंड उस दिन अगर कोर्ट बंद हो जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स द कोर्ट इज ओपन प्रस्तुत कर देंगे. This is very simple. Where by any legislation, any act is allowed to be done in a court or any office on a certain day or within a prescribed time. If the court or office is closed on that last day of the prescribed period या time, तो ऐसा ऐसा करना चाहिए. उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है how to measure distance. Distance usually बोलते हैं it is measured in a straight line. ये language MCQ में काम आ सकता है. In a straight line on a horizontal plane. But सुनो इंटरेस्टिंग चीज, हर जगह ऐसा लाइन आता है लिखा हुआ unless a different intention appears. मैं फुल पेज करता हूं, रीड करो. Unless a different intention appears, मतलब अगर किसी लॉ में लिख दिया डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है, तब फिर अलग ढंग से मेजर होगा. बट unless a different intention appears, ये वर्ड कई बार आता है, तो we have to pay respect to the words. It is measured in a straight line on a horizontal plane. Remember this. ओके. उसी तरह कई बार हमें कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी इज ऑन अ गिवन क्वांटिटी बाय वेट, मेजर और वैल्यू. द ड्यूटी इज लेवायबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेस क्वांटिटी. ड्यूटी रेट सेम लगेगा, देखो लैंग्वेज ध्यान से देखो. ड्यूटी इज लेवायबल ऑन अकॉर्डिंग टू द सेम रेट. सपोज ऑन 100 kg ड्यूटी इज 50, तो अब हम आपका केस 2500 kg का है, तो 50 रुपीज का रेट सेम लगेगा, फिर प्रोपोर्शनेटली ऑन अ ग्रेटर और लेस क्वांटिटी कितना आपका है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर लीजिएगा. ओके. एंड जेंडर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज पता चल रहा है दैट समटाइम दिस मैस्कुलिन जेंडर विल आल्सो इंक्लूड फीमेल. ही कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. A person cannot become a director if he is of unsound mind. The word he will also include she. Words in singular will also include plural and vice versa. इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, मैं आपको फिर से वो एग्जाम्पल दिखाता हूं तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा. लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3. फुल पेज रखिए एक बार. रीड दिस एग्जाम्पल. आई विल वेट फॉर 30 seconds.
पढ़ रहे हैं आप? अ होल टाइम केएमपी किसी और कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, उसको सिर्फ अलाउड है अपने सब्सिडियरी कंपनी में। कंपनी लिखा है तो आपको लगेगा एक सब्सिडियरी कंपनी में, वो एक पर्टिकुलर होल टाइम कंपनी अपने 3-4 सब्सिडियरीज में पोस्ट होल्ड कर लिया, तो लॉ बोलता है अलाउड है। कैसे अलाउड है सर? बिकॉज जब तुम्हें एक सब्सिडियरी कंपनी में अलाउड है, क्लियरली नहीं लिखा है, वन वर्ड तो नहीं लिखा ना, in its subsidiary company. So the word singular also includes plural. You can hold office in more than one subsidiary company under the present law. Is it okay? Very good. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। इसी क्लास में हमने फिर डेफिनेशंस भी देखा था। हम लोग पीछे जाएंगे अब एक बार सेक्शन नंबर 3 में। कई डेफिनेशंस आए थे जिन पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आई पर्सनली फील सेक्शन 6 से वो था एनआई एक्ट का अमेंडमेंट वाला, एक सेंट्रल एक्ट रिपील कर दिया अमेंडमेंट एक्ट को। अमेंडमेंट एक्ट का काम हो गया था, इंजेक्ट कर दिया था अमेंडमेंट्स इन द ओरिजिनल एक्ट, बट व्हेन द अमेंडमेंट एक्ट इज रिपील्ड इट डजंट रिवाइव द, इट डजंट किल, इट डजंट मेक द अमेंडमेंट्स इनवैलिड, वो अभी भी वैलिड है। अब ये सेक्शन 3 में क्या देखा हमने? कई डेफिनेशंस, जैसे एक्ट, ये एक्ट स्टैट्यूट नहीं है, ये कोई ऑफेंस से रिलेटेड आपका एक्ट होता है जो, या सिविल रॉन्ग से रिलेटेड कोई होता है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड्स। ओके, तो अगर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 बोल के आता है, बहुत लोग एक्ट मीन स्टैट्यूट लिख के आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। यहां पे एक्ट विथ रेफरेंस टू एनी ऑफेंस मी इंक्लूड्स। एक चीज देखोगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे डेफिनेशन में इंक्लूड शब्द आ रहा है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड्स व्हिच रेफर टू एक्ट्स डन एंड इट आल्सो एक्सटेंड्स टू लीगल ओमिशंस। पुलिस को कुछ करना था, उसने नहीं किया, ओमिशन भी एक्ट होता है, यस। उसी तरह एक वर्ड आया एफिडेविट। एफिडेविट में एक वर्ड बताना चाहूंगा कि एफिडेविट, ओथ, स्वॉर्न, ये तीनों एक ही तरीके से डिफाइंड हुए हैं। जैसे यहां लिखा है एफिडेविट शैल इंक्लूड एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ हु आर अलाउड टू एफर्म। यानी बेसिकली एफिडेविट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं जो स्worn बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। एफिडेविट जो तुम लोग बोलते हैं ना, आई स्वेयर मैंने ये नहीं किया, मेरा मैं कसम खाता हूं, वो सब ओरल स्वेरिंग है। एफिडेविट रिटन स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिफोर अ जुडिशियल पर्सन। तो एफिडेविट इंक्लूड्स, ये रिवीजन रिकॉर्डिंग इतने काम किए कि ऐसे आप जानते थे पर वैसे आप भूल गए थे, पर इस रिकॉर्डिंग को सुनकर सब याद आ जाएगा। एफिडेविट इंक्लूड्स बोला मैंने, कल याद रखना एग्जाम के लिए भी। इट इंक्लूड्स एफर्मेशंस एंड डिक्लेरेशंस इंस्टेड ऑफ ओरल स्वेरिंग। सेंट्रल एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and it includes an act of the Dominion Legislature जो 1947 से 50 के बीच में, before the Constitution came into picture. ये acts made before the commencement by the Governor General, उस समय वाले जो acts थे वो भी हैं। Central Government का मतलब भी इन्होंने समझाया था, मैंने भी समझाया था, एक बड़ा definition था जहां मैंने कुछ इतिहास भी बताया था। Central Government 26 जनवरी के पहले क्या होता था, 26 जनवरी 1950 के बाद क्या होता है, President of India। Okay, and it includes state government with respect to state government laws and administrator of union territory, ये भी included है central government शब्द के अंदर आज के दिन। मैं ज्यादातर बाद वाला पोजीशन दिखा रहा हूं आपको इस रिवीजन में। Okay, यहां पर बेसिकली you know what happened, यहां मैंने बहुत कुछ आपको बताया था कि पहले कैसे कैसे टाइप के स्टेट्स होते थे जो पूरे ब्रिटिश रूल के अंदर होते थे, दैट इज योर बॉम्बे एंड मद्रास टाइप के स्टेट्स। पार्ट ए स्टेट बोलते थे। पार्ट बी में जहां पर प्रिंसली स्टेट्स होते थे, राजा का पूरा पावर चलता था। कुछ ऐसे होते थे जहां राजा का पावर भी है और वहां के ब्रिटिश रूल का वो चीफ कमिश्नर भी वहां पर होता था, बिकॉज वहां कुछ ऑपोजिशन आ रहा था, हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम हो रहा था, भोपाल बिलासपुर। एंड पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अब क्या होता है, अब तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट मानते हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कमेंसमेंट? द डे ऑन विच द एक्ट कम्स इनटू फोर्स एंड एक लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट के थ्रू वो होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये भी मैंने बताया था। इट इंक्लूड्स एनी मैटर
expressed upon any substance by letters, figures, marks, which is used for recording that matter, ये word भी आना चाहिए. तो ये रिवीजन से क्या होता है, जैसे आप वैसे डॉक्यूमेंट जानते थे, कल तक याद रहेगा मेरी आवाज सुनकर. डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर described upon any substance by letters, figures, marks used for the purpose of recording the matter. Enactment will include a regulation. Enactment will include a regulation and any provision contained in any act. Enactment का definition भी पूछ लेते हैं, जो छोड़ के आओगे वही पूछ लेंगे. Financial year अलग है, normal year अलग है. When I talk about सिर्फ year, it means British calendar year. Financial year commences on the first day of April. उसी तरह good faith in General Clauses Act, देखो हर एक्ट में good faith की definition अलग है. In General Clauses Act का good faith है when a matter is done honestly, it is in good faith. Whether you are not so careful, whether you have done negligently or not, वो नहीं मुझे इंपॉर्टेंट चेक करना है, ऑनेस्ट होना चाहिए. तो एनआई एक्ट में जो यूज होता है गुड फेथ का डेफिनेशन, जब आप पढ़ोगे एनआई एक्ट लाइफ में, होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट, वो ऑनेस्ट इंटेंशंस देखे जाते हैं. नेग्लिजेंटली है या नहीं है वो नहीं देखा जाएगा. बट जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो गुड फेथ के कॉन्सेप्ट में, एक आदमी सामान खरीदा, सच्ची में वो नहीं जानता था चोरी का सामान है, पर वो थोड़ा सा उसको बेसिक इंक्वायरी करता तो पता चल जाता. तो डिलीजेंटली अगर वो नहीं किया है तो वो गुड फेथ में नहीं है. सब ऑनेस्टली खरीदा है सामान, वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा. दोनों एलिमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने पड़ते हैं, ऑनेस्टली एज वेल एज डिलीजेंटली. सर ये मैं समझ नहीं पाया ये एग्जाम्पल, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द चैप्टर विथ यू, आई सॉल्व सम क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझा देगा. तो आई विल जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, जो गुड फेथ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. तो इन लोग कई बार जनरल क्लॉज एक्ट में थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं. रीड द क्वेश्चन. ज्वेलरी शॉप में आप डायमंड खरीदने गए, ओनर स्मगलिंग में थे, आपने बिना प्रॉपर इंक्वायरी डायमंड्स खरीद लिए. पूछा वही चीज है जो भी मैंने आपको एग्जांपल में दिया, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जहां आपको गुड फेथ का डेफिनेशन समझाना पड़ेगा. जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर गुड फेथ का डेफिनेशन जो है ना, वो आपको सही लग रहा है, ऑनेस्टली खरीदा है, पर नेग्लिजेंटली हो या ना हो चलेगा. बट अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस बन रहा है ना, बिकॉज परचेजिंग द ज्वेलरी, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट भी देखने पड़ेंगे. तो वहां पे आई कैन नॉट से दैट दिस इज इन गुड फेथ. ओके, इंटरेस्टिंग. सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर ड्राफ्टेड? उसी तरह यहां पर 2-3 क्वेश्चंस गुड फेथ पर आए हुए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. वेरी गुड. लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन. हम लोग जहां पर सेक्शन 3 पढ़ रहे थे. ओके, गवर्नमेंट शब्द के अंदर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड. सर इससे क्या बड़ा काम क्या हुआ? इससे क्या बड़ा काम हुआ? वंस दे आस्क्ड वेरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ होता तो प्रॉब्लम नहीं होता आपको. आई विल जस्ट शो इट टू यू. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो. Income Tax Act provides that the gratuity paid by the government to its employees is fully exempted from tax. You are required to explain the scope of the term government. यानी कि मीनिंग डेफिनेशन पूछा, the government includes both CG and SG, आप रटा हुआ लिख देंगे. And say whether the exemption from gratuity is also available to state government employees. क्योंकि yes, government includes both CG and SG, so the exemption from gratuity will also be applicable to state government employees. Wonderful, wonderful. नाउ इसी क्लास में हम लोग फिर और डेफिनेशंस की ओर जाते हैं. अब जहां पर एक शब्द आएगा, अभी आप देखोगे. वेयर आर वी? यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. नंबर 3 लर्न करना होगा. और परमानेंटली फास्टेंड to anything attached to the earth. Okay, interesting. Land, benefits arising out of land में जैसे फिशरी,
आप एक पॉन्ड से फिश पकड़ रहे हो और पॉन्ड के पानी के नीचे तो फाइनली क्या है, जमीन ही है. राइट ऑफ वे, कि मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि आप मेरे इस जमीन पर आप भी यूज कर सकते हैं पैसेज को. थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, बड़े बड़े जो फैक्ट्री के सेटअप होते हैं, ह्यूज मशीन्स, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. परमानेंटली फास्टेंड टू things attached to the earth, third point, permanently fastened to anything attached to the earth. Language याद हो रहा है? Right to drain of water is not immovable property, but right of way of access is immovable property. Standing timber, that is not immovable property. जब पेड़ immovable है, पर पेड़ जब काट देते हो वो काट movable हो जाता है. Understood everyone? Trees are immovable property because trees are benefits arising out of land. But your trees काट दोगे, the trees are not immovable. Standing crops जब तक soil में attached हैं, they are not movable, they are immovable. पक्का everyone? तो it is an inclusive definition. It contains 4 elements: land, benefits arising out of land, things attached to the earth, and things which are permanently fastened to anything attached to the earth. जब आपको कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, पहले वर्ड टू वर्ड चारों एलिमेंट्स लिख दीजिए. उससे फायदा क्या होगा बताइए? That even if your answers are not, conclusion is fully not correct, you will get a part marking for your efforts. Next, imprisonment means imprisonment defined in the Indian Penal Code. Very good. So what do you mean by Indian law? Very interesting. Indian law will mean any act, ordinance, rules, orders, regulations, bylaws, सब आ रहे हैं. मैंने ordinance और का meaning आपको समझाया था. It's a temporary law made by the president with the council of ministers. And जब ये दोनों में से एक भी house जब session में नहीं होता है या दोनों ही session में नहीं है, matter urgent है, तो president अपने council of ministers के help से बना देता है. What is movable property? Any property other than immovable property. Oath is including affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm instead of swearing. ये वो ही definition है बार बार. Offense means any act or omission punishable by law. So थोड़ा heavy है, मेहनत करना पड़ेगा. Official gazette means official gazette of India or official gazette of a state. Person includes company, association, body of individuals, whether incorporated or not. तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते करते डेवलप हो जाएगी. I know these are little boring, but we have to. Swear का definition फिर आया है. Swear will include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm instead of swearing. Rules means a rules. Rules का define करने दे दिया एक बार. Rules includes, rule means a rule which has been made by exercising power under this act, and it will include a regulation made as a rule under any enactment. आपको मैंने बताया था, अगर आपको ये concept याद हो, that rules and regulations, they are born out of the parent act and they can never go beyond the act. पढ़ के देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों ही मेन पेरेंट एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं एंड दे कैन नेवर गो बियॉन्ड द एक्ट. ये बात भी सही है, वो एक्ट के बियॉन्ड कभी नहीं जा सकते. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, हमने इस रिवीजन के दौरान द्वारा बार बार उन लैंग्वेज पर कोशिश की कि बेटर हो जाए. कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. Now, what do you mean by registered? Registered in reference to a document means registered in India under the law for the time being in force for the registration of documents. बहुत सारे documents हम लोग registration act के अंदर register करवाते हैं मूल property का. कई documents हम लोग company law के अंदर जमा करते हैं as per the law. It means registered in India. ये बहुत important line है. Under the law for the registration of documents. तो ये सब आपको पढ़ के मेरे रिकॉर्डिंग को सुनकर रिवाइज करके डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक बार में सब कुछ याद रह जाए. टाइम लगता है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके, सिमिलरली इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन, आई विल जस्ट शो इट टू यू.
अगर आप ये वाला देखें, सेक्शन नंबर 14 से 19, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या लिखा है, किसी भी एक्ट में जब किसी अथॉरिटी को पावर दिया रहता है तो वो वन टाइम पावर नहीं होता है। द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द सिचुएशन डिमांड्स। अनलेस एक लाइन देखोगे, अनलेस एक्ट के अंदर लिख दे कि वन टाइम पावर है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसी तरह सेक्शन 15 क्या बोलता है, किसी भी लॉ में वेयर इन एनी सेंट्रल एक्ट अ पावर टू appoint a person on a post is there, then the person can appoint a person by name, that suppose this person is appointed on that post, or a person can be given a post, if it's written that he can be given a post, that person will be given the post who is holding any other post. मतलब ex officio appointment बोलते हैं। person can be appointed either by name or a person can be appointed ex officio। तो ex officio का मतलब क्या होता है कि by virtue of holding another post you will be given that post। जैसे अगर हम बोल दें हमारे क्लब में चेयरमैन वही बनेंगे जो हमारे क्लब के ट्रेजरर भी अपॉइंट होंगे, तो यानी ट्रेजरर बनोगे तो चेयरमैन बन पाओगे, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही एमसीए सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईपीएफ, तो नाम नहीं लिखा हुआ है, जो एमसीए सेक्रेटरी होगा वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हो जाएगा। या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा हुआ है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। तो दीज आर एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट, मतलब बाय यू आर अपॉइंटेड हियर बिकॉज यू आर होल्डिंग सम अदर ऑफिस इन दैट अनदर पोस्ट, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ओके। उसी तरह एक सेक्शन 16 है और सब जगह आपको इस टाइप के लाइंस मिलते हैं, दैट अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस, कि कई बार जिसके पास पावर टू अपॉइंट होता है, यूजुअली दे हैव द पावर टू टेम्पररी सस्पेंड और परमानेंटली डिसमिस आल्सो, अनलेस अ डिफरेंट प्रोविजन एग्जिस्ट। अब जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट सीएनएजी, बट सीएनएजी इज नॉट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट अब ज्यादातर केस में देखोगे जो अपॉइंट करता है वही सस्पेंड और डिसमिस भी कर सकता है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी प्रोविजन एग्जिस्ट। वेरी गुड। उसी तरह किसी सेंट्रल एक्ट में सेक्शन 17 पढ़ रहा हूं, अगर कोई लॉ को मुझे किसी पर्सन को अप्लाई करना हो तो कि उसकी कुछ ड्यूटीज है जो उसको कंप्लीट करनी पड़ती है, देन वी कैन मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ दैट ऑफिसर हु इज एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस। कि सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है कंपनी में, एमडी भी करता है, तो आई शुड नॉट राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, मतलब नाम नहीं लिखा हुआ है, बट अगर लिखा हुआ है ऑफिशियल टाइटल ऑफ दैट पर्सन हु एग्जीक्यूट द फंक्शंस, इट इज सफिशिएंट। उसी तरह हमारे लॉ में कई बार क्या होता है दैट कई प्रोविजंस, कई काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है आपने, उसके चेयरमैन को करना होता है। तो लॉ में हम ये नहीं लिखेंगे कि चेयरमैन की ये ड्यूटीज है, आई कैन give that duties to the competition commission of India itself। मतलब if MCA wants to apply certain provisions with respect to chairman of CCI, it is sufficient if the law has been related with the authority itself। यानी यहां पर लिखा हुआ है in any central act for expressing the relation of a law to the successor of the functionary or to the corporations having perpetual succession। मतलब CCI is a corporation, Competition Commission of India is a body corporate with perpetual succession। तो जो भी उसके ड्यूटीज हैं CCI के, वो हम बार बार जो लोग CCI में पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो मेंशन नहीं करके आई कैन राइट दैट दिस इज द ड्यूटी ऑफ द CCI। तो जो भी वहां पोस्ट में आएगा, उनके सक्सेसर्स आएंगे, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, दैट इज इसके सेक्शन नंबर्स तो चेक करने होंगे, शायद सेक्शन नंबर शायद रॉन्ग है यहां पर, कि जो लॉ जो सुपीरियर को जो ड्यूटीज अप्लाई करता है, अगर कोई जूनियर सुपीरियर के पोस्ट पर आकर होल्ड कर रहा है तो जूनियर को भी वो सारे ड्यूटीज डिस्चार्ज करने होंगे। ऑल ड्यूटीज एप्लीकेबल टू सुपीरियर विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज्ड बाय सबऑर्डिनेट। ऑल ड्यूटीज एप्लीकेबल टू सुपीरियर विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज्ड बाय सबऑर्डिनेट। इज इट ओके? उसी तरह देखोगे आप यहां पर सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, किसी भी लॉ में या अगर कोई पावर टू इशू
एनी नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर्स कोई अथॉरिटी को, सपोज मैंने दी एमसीए को दिया दैट यू कैन इशू नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, स्कीम, रूल्स, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्सप्रेशन नोटिफिकेशन रूल्स में, बाइलॉज में कोई टर्म आता है, सपोज एमसीए का सर्कुलर आया, उसमें कंपनी वर्ड आया, द नोटिफिकेशन विल हैव द सेम मीनिंग, द कंपनी वर्ड विल हैव सेम मीनिंग एज इज डिफाइंड इन द एक्ट, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां से निकलते हैं? एक्ट से निकलते हैं। और वैसे ही जिसके पास पावर टू इशू नोटिफिकेशन होता है, द पर्सन ऑल्सो हैज द पावर टू चेंज, एड, अमेंड, कैंसिल द नोटिफिकेशन, अमेंड करने का पावर भी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन रूल्स इज गिवन, दैट पावर विल बी एक्सरसाइजेबल इन द लाइक मैनर। ये लैंग्वेज मिला आपको? सेम तरीके से जो जैसे मैं नोटिफिकेशन इशू करता हूं, उस समय जो जो मुझे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, एंड सब्जेक्ट टू द सेम, किसी किसी के मुझे परमिशन चाहिए होते हैं। आपको यूजुअली पता है, व्हेनेवर वी कम आउट विद एनी नोटिफिकेशन we have to publish it, get the comments, objections, वो same चीज यहां पर भी मुझे करना पड़ेगा। They have then that power should be exercisable in the same manner and it is subject to the same sanctions and conditions. Example MCA. उसी तरह यानी 21 is important, remember कि MCA सपोज कोई नोटिफिकेशन, रूल्स, ऑर्डर्स ये सब लेके आता है, द पावर इज एक्सरसाइजेबल इन लाइक मैनर एंड सब्जेक्ट टू लाइक सैंक्शंस एंड कंडीशंस इफ एनी। ओके, उसी तरह देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट, जब किसी को पावर दिया रहता है रूल्स, बाइलॉज, ऑर्डर्स ये सब लाने का, या सपोज कोई ऑफिसर को अपॉइंट करने का या कोई कोर्ट को अपॉइंट करने का, बोलते हैं रूल्स बन गए पर एक्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। एक्ट का वो सेक्शन, ड्राफ्ट रूल्स बन गए, सब रेडी है, बट उस एक्ट के अंदर सपोज एनसीएलटी वर्ड आ रहा था और सपोज एनसीएलटी देरी से बना है, तो टिल द एक्ट कम्स इनटू पिक्चर द रूल्स कैन नॉट बी इफेक्टिव। तो ये हेडिंग क्या है? मेकिंग ऑफ रूल्स और बाइलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग ऑफ द एनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एनैक्टमेंट, बट बिकॉज दैट इज नॉट येट कम इनटू फोर्स, तो इसलिए वो भी पिक्चर में नहीं आएगा। ये क्लासिक एग्जांपल एनसीएलटी एंड एनएफआरए का मैंने आपको दिया था, इफ यू सी द स्क्रीन्स। ना उसी तरह लिखा है, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट पावर टू मेक रूल्स इज एक्सप्रेस टू बी गिवन बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रूल्स आर मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। यानी द अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू मेक द रूल्स और बाइलॉज बिफोर मेकिंग देम। ही विल पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। The publication will be made in such manner as the authority tells you. The manner of publication होता है, it is published with a draft, a notice specifying date on or after which your objections will not be taken into account. और कई बार रूल्स बनाने के लिए कोई दूसरे अथॉरिटी का भी सैंक्शन लेना पड़ता है, तो वो भी लेंगे हम। एंड फाइनली, फाइनल रूल, द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट shall be a conclusive proof that it has been done. तो बहुत कुछ स्टेप होता है कि जहां पर रूल्स बनाने के पहले आपको उसको प्रीवियसली पब्लिकेशन, वर्ड मिला आपको, आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, यानी एक बार आप उसको पब्लिश किए ड्राफ्ट को, लोगों के ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आएंगे, पब्लिकेशन का तरीका बताया जाएगा, जो अथॉरिटी रूल बना रहा है वो तरीका जो बताएगा उसको फॉलो किया जाए। ओके, एंड ऐसा मिनिमम वेजेस एक्ट में होता है, हम लोग देखे थे, दो तरीका होता है वेजेस फिक्स करने का। सो नोटिफिकेशन मेथड में यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स कि पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज सबके व्यूज आते हैं, एंड एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसका हम रिकमेंडेशंस लेने के बाद फाइनली फाइनल रूल्स तैयार होते हैं। उसी तरह इफ अ स्टैट्यूट इज रिपील्ड एंड री इनैक्टेड, लैंग्वेज देखो, और नए वाले एक्ट में पुराने रूल्स एंड ऑर्डर्स भी चल सकते हैं। अगर नया ऑर्डर कुछ लिखा हुआ नहीं है, अनलेस इट, मतलब ओल्ड रूल्स, ओल्ड ऑर्डर्स ऑफ एमसीए सारे रद्द नहीं होते हैं जब तक न्यू रूल में कुछ लिखा नहीं हो। जैसे पुराने वाले कंपनीज एक्ट में रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए एक्ट में कुछ नहीं लिखा था, तो हम लोग पुराने कुछ सर्कुलर्स थे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, वो फॉलो होते थे। पर नए वाले कंपनीज एक्ट में रेजिग्नेशन के ऊपर एक सेक्शन आ गया,
देन द ओल्ड ऑर्डर्स विल लैप्स, उसका कोई फर्क नहीं रहेगा। पर जिन चीजों के लिए अभी भी न्यू लॉ में कुछ नहीं लिखा है, ओल्ड एमसीए सर्कुलर्स, रूल्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस कैन स्टिल कंटिन्यू। तो ये एक बार देख लीजिए, मैं वेट करता हूं। ये एक नेक्स्ट डिस्कशन था। आई विल जस्ट मेक द पेज फुल स्क्रीन। आप चाहें तो एक इमेज भी ले सकते हैं पॉज करके। सो इन दिस वे सेक्शन 24 था ये। उसी तरह आप देखोगे सेक्शन 25 भी आएगा। अच्छा, यू वांट द इमेज, टेक इट। नेक्स्ट, फाइन्स कैसे रिकवर होता है, ये लैंग्वेज लोग भूल जाते हैं। सेक्शन 63 to 70 of Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure will apply to all fines imposed under this act unless the act contains an express provision. मतलब, if an act contains the figure of fine, then that fine will be imposed. If act doesn't contain expressly how the fine is recovered and what is to be done, then Indian Penal Code and Criminal Procedure Code will come into picture. अगर आपके एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है फिगर, तो वो फिर फॉलो करिएगा। उसी तरह वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 or more enactments, ध्यान से देखिए अगर किसी का छूट गया है, किसी एक्ट में कुछ आपने ऐसा किया है, कुछ आपने ऐसा किया है जहां पर 2 एक्ट्स के अंदर आपकी गलतियां हो रही हैं, देन ऑफेंडर विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर आइदर ऑफ द 2 enactments. प्रोसिक्यूटेड तो वो आइदर और एनी ऑफ दोज इनैक्टमेंट्स में भी हो सकता है, पर पनिश्ड उसको ट्वाइस नहीं मिलेगा फॉर द सेम ऑफेंस। लैंग्वेज देखिए, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, डेफिनेशन में मैंने दिखाया था आपको, अंडर 2 or more enactments, he is liable to be prosecuted under either or any of the enactments, but punishment एक के अंदर ही मिलेगा। उसी तरह सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है। Where in any law it is written the document has to be served by post, language क्या है, served by post अगर कहीं लिखा हुआ है, then unless a different intention appears, the service by post is considered to be valid if it is properly addressed, prepaid and is posted by registered post. Language वापस सुनना, all 3 conditions have to be satisfied. अगर पर किसी एक्ट में लिख दिया जाए रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये क्या होता है बताऊंगा, और आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया, तो ये नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड। सर आपने बोला ना ऊपर रजिस्टर्ड पोस्ट वाला तो वैलिड है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, ये वर्ड मिला। सर तो फर्क क्या होता है दोनों के बीच में? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू में सेंडर ऑफ द लेटर को भी एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजी जाती है, तुमसे जो साइन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस रखता है दोनों केस में। Proof of delivery is obtained by the post in registered post also, registered post with AD card also. AD card में proof of delivery is also sent to the sender, मैंने टिक मारा हुआ है वहां पर, registered post में proof of delivery is not sent to the sender. उसी तरह यहां पर एक और केस आया कि तुमने चिट्ठी भेजा, वो आदमी छुप गया, ऑफिस घर बंद करके बैठा हुआ है, या रिफ्यूज कर दिया हम नहीं लेंगे, डीम टू बी सर्व्ड माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारे तो तीनों पैरामीटर्स सेटिस्फाई हो रहे थे। Service by post is considered to be valid. Language मिला, unless a different intention appears, the service by post is valid if it is properly addressed, prepaid and posted by registered post. फिर से चेक कर लेना। और ये सब सिंपल चीजें हैं जो हमने देखा था। कुछ सेक्शंस ऑर्डिनेंसेस को भी अप्लाई करते हैं, यहां इन टाइप की चीजें को हम लोग देख रहे थे। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोगों ने देख रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये सब पर भी वी हैव सीन। सो फाइनली वी हैव अंडरस्टूड, और इन क्वेश्चन आंसर्स को करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं। सीएस वालों के जनरल क्लॉजेस एक्ट से बेसिकली सेक्शन 6 से 7, 8 एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सीए। पर एक चीज दोनों कोर्स के लिए मुझे पर्सनली लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें स्पेशली इफ यू सी, जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर लेके आता है वो अमेंड या चेंज या वेरी भी कर सकता है, एनी नोटिफिकेशंस
कर सकता है, बट द पावर विल बी एक्सरसाइजेबल इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू सेम कंडीशंस। तो ऐसे सिचुएशन में एक बार देखा गया, फुल पेज करता हूं, एक क्वेश्चन आपको रीड आउट करके सुनाता हूं, दैट व्हाट इज योर व्यू, क्या लगता है आपको, सोचिएगा, मुझे आप व्हाट्सएप भी करिएगा। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने ऑफिशियल गैजेट में एक ड्राफ्ट रूल्स, द प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स पब्लिश किया। द प्रपोज ड्राफ्ट फर्दर टू अमेंड सर्टन रूल्स, द एमसीए मेड सम मॉडिफिकेशंस इन द ड्राफ्ट रूल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो is MCA required to publish a draft of the proposed rules? Yes, usually the draft of the proposed rules हम लोग सभी जानते हैं कि lay down करते हैं। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया। दे पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट द ड्राफ्ट ऑफ रूल्स फर्दर टू अमेंड सर्टेन रूल्स। नाउ इफ एमसीए इज मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस इन द ड्राफ्ट रूल्स, आप जो आदमी रूल्स ला सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आदमी रूल्स ला सकता है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, बट उसको मॉडिफिकेशन और भी फिर पब्लिश करना पड़ेगा। तो इट कैन बी क्वेश्चन, इफ मॉडिफिकेशन करने के समय आपने बस मॉडिफिकेशन डायरेक्टली कर दिया, तो मॉडिफिकेशन भी लोगों के व्यूज लेने चाहिए थे। आप ड्राफ्ट को चेंजेस जरूर कर सकते हैं, बट ड्राफ्ट में चेंजेस लाने के पहले आपको वो सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करने चाहिए थे जो आप नॉर्मली करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए घुमाकर कि एमसीए कुछ अमेंडमेंट्स ला रहा था, एमसीए कुछ अमेंडमेंट्स ला रहा था ड्राफ्ट रूल्स में, तो वो पब्लिश कर दिया, पर फिर वो उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स ला रहा था जो नए वाले ड्राफ्ट रूल्स में, तो क्या उसको पब्लिश करेगा फिर से? हां, करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इफ यू हैव द पावर टू इश्यू नोटिफिकेशन ऑर्डर, रूल, बाईलॉज, द पावर विल बी एक्सरसाइजेबल इन लाइक मैनर एंड ऑल दोज सैंक्शंस एंड कंडीशंस शुड बी achieved. So this is a very interesting question. But in like manner, जैसे आपने ड्राफ्ट रूल्स को अगर पब्लिश किया है, लोगों के व्यूज इनवाइट कर रहे हैं, एक तरीका है, कई बार किसी अथॉरिटी का परमिशन पाना पड़ता है, तो वो सारे यहां भी फॉलो होंगे। चेंजेस लाने के समय भी सेम चीज फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ड्राफ्ट रूल्स बना लिया, अब उसमें आप चेंज लाते रहोगे और सडनली ले आओगे चेंज भी ना बताए। दैट शॉर्टकट कैन नॉट बी डन। So this completes your General Clauses Act. मैंने Interpretation of Statutes का भी एक वीडियो डाला था, दोनों आप अच्छे से कर लीजिएगा। Thank you so much. Playlist column of YouTube channel is a must. अब ये मत पूछना कौन सा चैनल, of course अमित बचावत चैनल।